पब्लिक प्रोक्योरमेंट बेसिकली हर जो पब्लिक सेक्टर इदारा है या गवर्नमेंट एंटिटी है, जो भी वो सर्विसेज या गुड्स जब भी वो मार्केट से ख़रीदेंगे या किसी भी सोर्स से ख़रीदेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी कॉरपोरेशन से, तो उससे पहले उनको एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस रन करना पड़ेगा। उसकी मैंने आपको फ़िलॉसफी ये बताई कि एक आम आदमी अपनी वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमी और सूटेबिलिटी फॉर द पर्पस, एक्चुअल पर्पस जिस चीज़ के लिए चाहिए, वो तो हर इंसान या प्राइवेट कंपनी वो अपनी डिलीजेंस खुद करते हैं। बट क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर इदारा पब्लिक फंड से चलता है, लोगों के टैक्स के पैसे से चलता है, इसलिए पूरी दुनिया में ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वो लीगल फ्रेमवर्क का मकसद ये है कि कोई भी इदारा ये उस लॉज को इम्प्लीमेंट करे, उनकी कंप्लायंस के रिज़ल्ट में वो देखेंगे कि यार ये बेस्ट इकोनॉमिक प्राइस हम पे कर रहे हैं और बेस्ट अवेलेबल सर्विस ले रहे हैं। ये थी बिल्कुल जो सादा जो है ना डेफिनेशन पब्लिक प्रोक्योरमेंट की। सो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि हमेशा पब्लिक प्रोक्योरमेंट का लॉ डील करेगा पब्लिक सेक्टर इदारे को, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है या प्राइवेट इदारा है तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लॉज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एज ए मैटर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कोई भी इदारा, नेस्ले है, पैकेजेस है, यूनिलीवर है, वो कर तो सकते हैं अपने लिए फ्रेमवर्क इसको अडॉप्ट या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, बट वो पाबंद नहीं है, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई आपने ये प्रोसेस क्यों फॉलो नहीं किया। लेकिन जो पब्लिक इदारा है, पब्लिक इदारे की दो मतलब हमने जो है वो डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। एक ये कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ और द फंड्स थ्रू विच दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रन आर पब्लिक फंड्स। कहाँ से पैसा आ रहा है? टैक्स पेयर्स मनी से। सो टैक्स पेयर मनीज, अब इसका थोड़ा सा ना और फिलॉसफी को खोलने के लिए मैं आपको और बेसिक बात समझा देता हूँ कि हमने समझने की ज़रूरत ये है कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होती है। आइन में आइन कहता है कि जी हर पीरियडिकल 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, उसके रिज़ल्ट में एक फेडरल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होगी, उसी के अंदर आपकी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, देन फिर सारे जो एग्जेक्टिव्स हैं, और फिर तीसरा ऑर्गन एक जुडिशरी का है। चलें उसकी हद तक जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट तो एक अलहदा फ्रेमवर्क के तहत है। इसी तरह आपके ब्यूरोक्रेसी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसका एक अलहदा से फ्रेमवर्क है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हर 5 साल बाद आती हैं। अब एक गवर्नमेंट खड़ी हो गई, गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें पता है सबसे मेन जो दूसरा काम है वो है उसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। पैसे का हमें पता है कि वो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस हैं? डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो वाले जो हमारी इनकम पे टैक्स हम पे करते हैं थ्रू एफबीआर वो मतलब रेगुलेट करती है, और प्रोजेक्शन होती है हर साल की थ्रू बजट। जैसा कि जो फेडरल बजट है अभी 2024 का वो है 19,000 अरब रुपए का बजट है। ठीक है जी, 19,000 अरब रुपए का बजट का क्या मतलब है कि इस साल गवर्नमेंट के पास 19,000 अरब रुपया आएगा, और उसके तहत वो जो है वो हमें पता है कि मेनली तो पैसा चला जाता है सूबों को, और सूबों के बाद जो है वो पेंशन्स के लिए जाता है, फिर डिफेंस में जाता है, और फिर जितने भी पब्लिक सेक्टर के लोग हैं फेडरल गवर्नमेंट की वो सैलरीज वहाँ से पे होती हैं। ठीक है ना जी। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का चंक चला गया और बाकी इदारों को चला गया, और सैलरीज के अलावा फिर देखें जो भी पब्लिक का इदारा, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, उसने खुद जो भी चीज़ खरीदनी है और जो भी सर्विस लेनी है वो फिर जो है वो आपकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट के तहत होगी। तो ये जो है ना इस फलसफे को समझना, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो फिर ये है कि ज़ाहिर है जब इस कानून के अंदर हम कोई काम करेंगे, कोई आरएफपी कोई क्लॉज इंटरप्रेट करेंगे, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। लिहाजा फ़िलॉसफी जिस तरह हमने बड़ों से सीखा कि लॉयर वो नहीं है कि जिसको ये सारे कवानीन मतलब ही लर्न्स बाय हार्ट, कि मैं अगर आपको कहूँ जी मुझे 25 का कवानीन पता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं उन कवानीन की रोशनी में असूल क्या निकालता हूँ उसमें से, और फिर उस असूल को किस तरह अपनी प्रोपोजिशन पे इम्प्लीमेंट करता हूँ।
तो इसलिए लॉ का पता होना, उसकी फ़िलॉसफी का पता होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर ना तो आप उसकी रूह को पहुंच सकेंगे, ना फिर आप उसको प्रॉपरली जो है वो इंटरप्रेट कर सकेंगे। अच्छा, फिर ये जो है जी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जब हमने समझ लिया, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये इसके नीचे कवानीन क्या है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें पता है कि हर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उनका अपना बजट है, अपने सारे उसके एक्सपेंडिचर्स हैं। तो पंजाब के लॉज डिफरेंट हैं, सिंध के डिफरेंट हैं, केपीके के डिफरेंट हैं, और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के डिफरेंट हैं। ये सारे के सारे पेपरा लॉज हैं, मुतलका प्रोविंशियल असम्बलीज़ ने इनको पास किया है। जो फेडरल में है वो है पेपरा ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। पेपरा ऑर्डिनेंस और पेपरा रूल्स, ये दो की डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आप अगर आप मतलब ज़ाहिर आप इस सेक्टर में काम करेंगे तो ये वाले जो दो कवानीन हैं मेनली, ये बेसिकली इनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। पेपरा का जो लॉ है ना जी, पेरेंट लॉ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मेनली डील करेगा एक अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कि देयर हैज़ टू बी ए पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी। उस अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें चेयरमैन या उसके मेंबर्स हुए, उसके बाद उनके एम्प्लॉयज़ हुए, और उनका मेन काम फिर क्या हुआ कि जितना भी पूरे अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वो है एंटिटी पेपरा, जिस तरह पंजाब की पेपरा है, तो वो पूरे पंजाब में जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसको सुपरवाइज करेंगे, रेगुलेट करेंगे और उसको सुपरवाइज करेंगे कि भाई ये मामला, जो बेसिक मैंने असूल आपको बताए थे कि इकोनॉमी और उसकी सूटेबिलिटी फॉर द पर्पस और बेस्ट प्राइस पे आपकी बेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट या बेस्ट अवेलेबल सर्विस, ये ली गई है नहीं। इसके आगे फिर जो है ना वो सारी डिटेल कवानीन जो है वो मौजूद है। अच्छा, फिर अब यहाँ से आगे जो बात निकलेगी तो सबसे रेलिवेंट चीज़ हो गई कि आपने क्राइटेरिया क्या बनाया है। अब हम एक मिसाल के तौर पे ना, मैं आपको, जिस तरह हम भी टेंडरिंग का काम करते हैं, हम खुद भी जब भी लीगल सर्विसेज बाय द वे कोई भी इदारा पब्लिक सेक्टर का लेता है तब भी वो टेंडर करते हैं, और उस टेंडर के जवाब में जितनी भी रेलिवेंट लॉ फर्म्स हैं वो उस आरएफपी को या उस टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक उस इदारे को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और वो फिर इदारा देखता है कि इस फर्म का रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है, इसमें जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जिस काम के लिए उन्हें लॉयर चाहिए उसमें कितनी उस तरह की सिमिलर असाइनमेंट्स की हैं। सेकेंडली, फिर वो फाइनेंशियल टर्नओवर भी एक, इट इज़ दी वन ऑफ द क्राइटेरिया कि भाई ये जो फर्म है ये ठीक काम करती है, एक वो क्राइटेरिया हो गया। और नंबर ऑफ पार्टनर्स या नंबर ऑफ एसोसिएट, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। एंड वंस दे सी दैट दिस फर्म इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, देन कम्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द असाइनमेंट। पहले इसको बोलते हैं टेक्निकल एवेल्यूएशन ऑफ द टेक्निकल स्किल ऑफ द लॉ फर्म। तो जब वो इस पे एक फर्म को क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो दे पुट ऑल द क्वालिफाइड फर्म्स इनटू कंपटीशन। नाउ यू नो, फर्ज करें 3 लॉ फर्म्स उसमें क्वालिफाई हुई हैं, तो अब उनको पता चल गया कि भाई ये तीनों हमारा काम कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे कि भाई आप तीनों फाइनेंशियल प्रपोजल दें। नाउ देयर ऑब्जेक्टिव इज कि नाउ सिंस वी आर गोइंग टू हायर द बेस्ट वन, तो अब कोशिश ये करें कि सिंस वी आर पुटिंग 3 ऑफ देम इनटू कंपटीशन, सो देयर इज अ चांस कि एक फर्म जो है वो रिलेटिवली कम कॉस्ट पे ये असाइनमेंट कर देगी। तो यू नो, जो मैंने ओरिजिनल आपसे बात की थी कि नाउ दे आर थ्रू दिस लॉ दे आर इंश्योरिंग दैट दे आर गेटिंग द बेस्ट अवेलेबल सर्विसेज एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। तो फिर वो तीनों फर्म्स में उन्होंने फाइनेंशियल प्रपोजल देंगे। कोई कहेगा जी चले मैं 2 मिलियन में करूँगा, कोई कहेगा जी मैं 1.5 में करूँगा, कोई कहेगा 1.2 में करूँगा। तो एक सील्ड एनवेलप में उन तीनों फर्म्स ने दी, देन दे विल ओपन इट। मैं इसमें ना आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगा। हमने एक जो बिड एवेल्यूएशन प्रोसेस का जो स्टेप वाइज प्रोसेस है ना वो भी हमने बनाया हुआ है, तो इट्स मतलब उसमें सारी की सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, फिर जी अब हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक और मिसाल कि पंजाब गवर्नमेंट ये तय करती है कि हमने एक
100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है। अब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एक प्राइवेट या क्या कहना चाहिए, एक सेठ ने लगाना है, तो वो क्या करेगा, और गवर्नमेंट ने लगाना है तो क्या करेगी गवर्नमेंट। देखिए, सेठ तो सिंपली ये काम करेगा कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करेगा, जो भी उसको लगेगी, समझ आएगी कि ये वाला जो वेंडर है या कॉन्ट्रैक्टर है या मैन्युफैक्चरर है, ही इज़ द बेस्ट, तो उस मैन्युफैक्चरर को वो अप्रोच करेगा, उसको यहाँ से अगर वो चीज़ें सारे इंपोर्ट होती हैं ज़्यादा चीज़ें, यहाँ से वो उनका एलसी खुलवा के उनको पेमेंट करेगा और सारे के सारे पावर प्लांट का इक्विपमेंट पाकिस्तान में आ जाएगा। उस इक्विपमेंट के आने के बाद वो जहाँ से भी, पाकिस्तान से या बाहर से, अपना ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेगा। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर इज समवन हु इंस्टॉल द प्लांट, ठीक है ना जी। तो उसकी जो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की वो एक्सपर्ट फर्म लेगा और अपना वो प्लांट लगवा लेगा। अब इस केस में जो इंडिविजुअल था या जो इंडिविजुअल ओनर था, उसने हर चीज़ को इंश्योर खुद कर लिया। लेकिन जब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने कोई ये इस तरह का काम करना है, इट्स ए मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट, 100 मेगावाट का आज भी जो पावर प्लांट लगेगा वो कोई 8 से 10 अरब रुपए में लगेगा। तो गवर्नमेंट का जो अभी हमने बात की 19,000 अरब रुपए में से, ये किसी एक ख़ास गवर्नमेंट के एक एनर्जी डिपार्टमेंट ने 10 अरब रुपए आप स्पेंड करना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले दिन से इदारे को ये पता हो कि जी मार्केट में सबसे बेस्ट पैनल्स कौन से मौजूद है। देखिए, दो जगह पे डिलीजेंस इदारा करेगा। एक, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक आरएफपी या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दे लेकिन उसको बेसिक चीज़ों का पता ही ना हो कि किस स्पेसिफिकेशन क्या डालनी है। क्योंकि जिसने ये प्रोक्योर करनी है, ही शुड ऑल्सो बी कैपेबल एनफ और एक्चुअली मोर कैपेबल ऑफ समवन हु विल एक्चुअली इंस्टॉल और डिलीवर द प्लांट। तो इसके लिए हर गवर्नमेंट के इदारे के इंटरनल लोग मौजूद होते हैं, उसमें टेक्निकल के लोग होते हैं, फाइनेंशियल साइड के होते हैं और ये आपके हमारे लीगल साइड के होते हैं। तो ये लोग बेसिकली इदारा चला रहे होते हैं और इदारे की वेलफेयर प्लस जो इदारे का इंटरेस्ट है इसको सुपरवाइज करते हैं। तो जब ये प्लांट लगते हैं, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट करती है, तो सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी बनती है, इसको PC1 भी बोलते हैं। उस फिजिबिलिटी में वो गवर्नमेंट जो को, अगर उसकी इंटरनल कैपेसिटी है गवर्नमेंट की, तो वो खुद या वो एक कंसल्टेंट हायर करके एक फिजिबिलिटी बनवा लेते हैं कि भाई हमने जैसे 100 मेगावाट का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भावलपुर में पावर प्लांट है, कायद-ए-आज़म सोलर, तो उसके लिए फिजिबिलिटी बनाई। फिजिबिलिटी के बाद उन्होंने एक कॉस्ट एस्टिमेट किया कि यार ये प्रोजेक्ट इतने में लगेगा, दिस इज जस्ट ए एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूवल ऑफ द बजट, कि उसको गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करेगी बाद में कायद-ए-आज़म सोलर को उतने फंड। वो PC1 अप्रूव हो गया या वो फिजिबिलिटी अप्रूव हो गई, उसके बाद आपकी आ गई इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जो पहला डॉक्यूमेंट जो मार्केट में जाएगा, देखें, एक तो ये समझें कि ये अब एक इंटरनेशनल टेंडरिंग होगी। ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट जहाँ से मिलती है उस हिसाब से टेंडरिंग। अगर सारी चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, कोई चीज़ खरीदनी है यहाँ से, मतलब फर्नीचर खरीदना है किसी दफ्तर के लिए, चाहे वो जितना भी खरीदना है, तो वो पाकिस्तान में लोकल टेंडरिंग से वो ले सकते हैं। एयर कंडीशनर्स लेने हैं, वो भी लोकली अवेलेबल हैं। कार से रिलेटेड एक जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का असूल मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ किसी भी प्रोडक्ट का एक ही मैन्युफैक्चरर हो, तो वहाँ पे कोई भी ये डिलीजेंस या कॉस्ट की डिलीजेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फिर उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना है कि भाई हमने किया से कार्स खरीदनी है या हमने होंडा से खरीदनी है या हमने सुजुकी से खरीदनी है। क्योंकि सुजुकी किसी कंपटीशन में जाके अपनी कार की प्राइस नीचे तो नहीं करेगी ना। ये वर्ल्ड ओवर दिस इज़ दी फिनोमेना, क्योंकि वो रेगुलेटेड तो चाहे कहीं ना कहीं, बट उन्होंने अपनी कॉस्ट एक बनाई होती है, कार की कॉस्ट में वो इन्वॉल्व होती है, और लोकल जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो डाल के एक मिनिमल या कम्पिटिटिव प्रॉफिट उन्होंने रखा होता है गाड़ी में, और उसके बाद वो एक फिक्स प्राइस पे बेचते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है पेपरा रूल्स में कि जहाँ मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एक ही हो, उसमें जो है वो वहाँ से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट कर सकती है।
तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वहाँ पे फिर आप जो डॉक्यूमेंट देगी ना जी कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट जब टेंडरिंग करेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के पास ये भी चॉइस है कि वो पहले एक प्रिसाइज सा या एक प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस भी रन कर सकती है। अगर उसको लगे ना कि यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है किसी भी सेक्टर में, और जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मैंने क्या कहना चाहिए एक्सपर्ट मार्केट में मौजूद हैं या वो प्रोडक्ट देने वाले मौजूद हैं, तो उसको वो प्री क्वालिफिकेशन भी कर सकता है। प्री क्वालिफिकेशन का फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसकी जो मशक्क़त है गवर्नमेंट की वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे कि वो पहले कह दें कि जी हमें वो वाली कंपनी सिर्फ अप्रोच करें जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है सोलर पावर लगाने में दुनिया में, या उन्होंने इतने ट्रिलियन या इतने बिलियन का जो है वो पहले से बिजनेस किया हो, या उसके पास पाकिस्तान में उन्होंने 30 प्रोजेक्ट्स पहले किए हों। अब फर्ज करें ये 3 क्राइटेरिया पे प्री क्वालिफाई करेंगे तो देर इज़ ए चांस के हार्डली 3 या 4 कंपनियां जो है वो आ गई। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को कि जो पूरी आरएफपी एक बननी थी जिसमें सारी की सारी प्लांट की स्पेसिफिकेशंस, सारी की सारी डिटेल आनी थी कि सोलर पैनल कौन से लगेंगे, इन्वर्टर कौन से लगेंगे, फिर वहाँ पे केबल्स कौन सी लगेंगी, फिर वो माउंटिंग होती है वो कौन सी लगेगी, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो उसमें अपनी आरएफपी में उसको स्पेसिफाई करेंगे। और उसके बाद जो है वो आरएफपी दे के फिर दोबारा जो है वो एक क्वालिफिकेशन का प्रोसेस रन करेंगे जिसमें वो पहले डिटरमिन करेंगे कि इन सोलर पावर कंपनियों में सबसे बेस्ट कौन सी है जो कि ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है वर्ल्ड वाइड, या बाहर से जर्मनी से पैनल आ रहे हैं या चाइना से आ रहे हैं या किसी और मुल्क से आ रहे हैं, तो वो इस प्रोसेस के तहत इंश्योर कर लिया। दूसरा एस्पेक्ट आ गया कि जी आपने अब उसकी ईपीसी भी करनी है। अब ईपीसी करने का मतलब क्या है कि उसी प्रोक्योरमेंट की हुए इक्विपमेंट को किसी ने इंस्टॉल भी करना है, तो वहाँ से आपने ईपीसी की कंपनीज को इसी तरह क्वालिफाई भी कर लिया और उनकी क्वालिफिकेशन और देयर एबिलिटी टू इंस्टॉल दैट प्लांट वाज असेस्ड। और आखिरी बात उसमें रेलिवेंट जो मैंने बार बार आपको बताई कि वो है कि भाई अब ये बंदा तो आ गया या कंपनी तो आगे लगाने वाली, ये कितनी कॉस्ट में लगाएगी। तो वहाँ पे जो है ना जी वो सारी कंपनियों को करके एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और ABC 3 स्टेप्स में वो प्लान लग जाएगा। सबसे पहले क्या होगी, किसी भी बाहर के मुल्क से, पाकिस्तान से ये पेमेंट करेगी गवर्नमेंट और वहाँ से इक्विपमेंट आ जाएगा। दूसरी स्टेज क्या होगी कि जहाँ पे इक्विपमेंट आया वहाँ से उठा के साइट पे लेके जाएंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। तीसरा हम पावर सेक्टर में टर्मिनोलॉजी बोलते हैं कमीशनिंग। उस प्लांट को कमीशन करने का मतलब है कि उस दिन से उससे बिजली बननी तैयार हो गई। जब बिजली बननी तैयार होकर बिकना शुरू हो गई तो फिर उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करनी है फॉर द टाइम्स टू कम। मे बी फॉर, अगर प्रोजेक्ट 25 साल के लिए चलना है तो 25 साल को किसी ने चलाना है। और इस तरह से जो है ये आपका एक प्रोक्योरमेंट का साइकिल कंप्लीट हो जाता है।